अंशुल जैन आज के हमारे मेहमान हैं जो इनसे हम बातचीत करेंगे। नमस्कार, एफ&ओ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो हमेशा की तरह इस शो को हमने खास आपके लिए इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है ताकि आप इसका पूरा फ़ायदा उठा पाएँ। सुबह हमने एक कॉल के ज़रिए आप तक पैसे पहुंचाए, यानी कि एक प्रॉफिट आपके पास पहुंचा होगा। साथ ही कुछ कैश के स्टॉक्स भी थे। उसमें मेरे को याद है जब मैं अंशुल से सुबह बातचीत कर रहा था तो उन्होंने हमको कैफ़े कॉफ़ी डे के बारे में बातचीत की थी और वो शेयर बहुत ही बढ़िया चला। अगर आप दिखा सकें तो कैश का शेयर है, आज सुबह ही चर्चा हुई थी, वो बढ़िया मोमेंटम के साथ आज शेयर बंद भी हुआ है। उम्मीद करते हैं ये सभी शेयर्स का बेनिफिट आपको मिल रहा होगा और इन सभी के सभी ट्रेड आपके काम आ रहे होंगे। खैर, हम पहले रिपोर्ट कार्ड से शुरू करेंगे, फिर अंशुल जैन से समझेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, अलग अलग स्टॉक्स में इस समय क्या करना चाहिए। लेकिन पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं रिपोर्ट कार्ड से। रिपोर्ट कार्ड ये बता रहा है अजीत मिश्रा जी का, जो हमारे साथ कल जुड़े थे। उन्होंने कहा था ओएनजीसी प्लस करना। अब देखिए 8.5% का गेन है कल और आज में। कल 12 से 12 तक का ट्रेड है। इंडस टावर भी उनकी तरफ से रिकमेंडेड स्टॉक था, करीब 2% का गेन वहाँ से भी आपको आया होगा। एक दो शेयर हमने नहीं डाले, जैसे LIC हाउसिंग भी कल उन्होंने हमको दिया था। कल हमने IGL LIC हाउसिंग के बारे में भी चर्चा की थी, वहाँ पर भी करीब 2.5% का गेन आया है। आप चाहें तो भले LIC हाउसिंग का भी ट्रेड डाल सकते हैं, वहाँ पर भी करीब 2.5% का गेन आपको मिला होगा। नौकरी, बंधन बैंक, ये कुछ अपने शेयर छोड़ दिए थे। आइडिया पे नो ट्रेड था, नालको पे नो ट्रेड, GNFC ABB के अंदर भी कुछ खास बड़े सौदे उन्होंने नहीं दिए थे। आप थर्ड प्लेट में अगर डालना चाहें तो एक LIC हाउसिंग भी डाल सकते हैं, जहाँ पे 2.5% का गेन आया था। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। रिपोर्ट कार्ड सिर्फ दिखाने का हमारा पर्पस ये है, हमें कोई वाहवाही नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इतना बताना है कि जो हम स्टॉक्स आपसे डिस्कस कर रहे हैं, देखिए उसी की ही एक तर्ज पर हमें रिपोर्ट कार्ड इसलिए लेके आते हैं। एक तो गेस्ट का मनोबल ऊंचा रहे कि देखिए मैं कॉल्स बता रहा हूँ तो मेरे कॉल्स को आइडेंटिफाई करवाया जा रहा है। दूसरी बात, आपको पता लग पाए अगर आपने ले रखा है तो मोटा मोटी कितना प्रॉफिट आपके पास है, और हम इसका तो सिर्फ 25% ही मानते हैं। तीसरा, इससे थोड़ा कंपटीशन बढ़ता है मार्केट के अंदर। हर मेहमान अपने आप में तैयारी करके आता है इस शो के लिए, और इस शो की तैयारी के साथ साथ वो बेस्ट से बेस्ट कॉल देने की कोशिश करता है। इस वजह से मैं रिपोर्ट कार्ड आपके लिए लेके आते हैं। हमने रिपोर्ट कार्ड को अपडेट किया, इसके अंदर LIC हाउसिंग का भी 2.5% का गेन आपके लिए हमने डाल दिया। 8 और 2 10 और 2 12, 12 और एक 13% का गेन इसके अंदर है। 50% लगाइए, 7.5%, उसका 50% लगाइए, 3.5%। कौन कहता है मार्केट के अंदर गिरावट में पैसा नहीं बनता? ये शो देख के ही आपका पैसा बन सकता है। और हम फिर से बोलेंगे, आज के हमारे जो मेहमान हैं अंशुल जैन, उनका भी आप भरपूर फ़ायदा उठाइएगा। बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स वो भी देते हैं, अच्छे से भी आज बातचीत होगी हमारी। अंशुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच आज फिर से समय निकालने के लिए। पहले जरा निफ्टी और बैंक निफ्टी के बताइए। आज बाजार अटेम्प्ट ही नहीं ले रहा ऊपर आने की, हालांकि रोक रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन अटेम्प्ट ऊपर आने की नहीं ले रहा। और जैसे ही मैं आपसे कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा हूँ, वापिस से बैंक निफ्टी करीब 450 पॉइंट चला गया नीचे। ये 250-200 पॉइंट तक रिकवर कर गया था, लेकिन फिर से इसमें गिरावट है। निम्बी जी, निफ्टी की बात करें तो 22,117 एक मेजर सपोर्ट है। सुबह वहीं पे रिजेक्शन लेके ऊपर आया है, लेकिन उसके बाद जो मॉर्निंग ट्रैक्शन था ओपनिंग शो का, उसके बाद से मार्केट में कोई ट्रैक्शन नहीं मिला। और बैंक निफ्टी जैसा भी हमने सुबह डिस्कस किया था, हल्का सा वीकनेस शो कर रहा है। मैं बहुत ज़्यादा नीचे के प्राइजेस नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट इमीडिएट मोमेंटम ऑन दी अपसाइड मिलेगा, इसकी भी पॉसिबिलिटी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो मॉर्निंग में मोमेंटम में अगर कुछ पैसा बना है तो उसको लेके आराम से शांत बैठना चाहिए। प्रोबेबली 2:30 बजे के आसपास शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है, लेकिन एविडेंस मिलता है शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी पे तो ही लॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि अगर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होना स्टार्ट होती है तो जो गैप आज हमने गैप डाउन ओपनिंग की है 47,610 से 47,730, ये रेंज फिल करने के लिए बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा। बट अगेन मैं रिएटरेट कर रहा हूँ कि एविडेंस मिले शॉर्ट कवरिंग का तो ही लॉन्ग पोजिशन इनिशिएट करना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल हम अवॉइड की कैटेगरी में डाल दें सर। निफ्टी बैंक को हम अवॉइड का ठप्पा लगा दें, अभी छोड़ दें? जी बिल्कुल, अवॉइड कर लगा देना चाहिए। ठीक है, तो लगाइए जरा बैंक निफ्टी पे अवॉइड का ठप्पा। आप जरा निफ्टी के बारे में और बताइए, इसके अंदर क्या करना चाहिए? इसके अंदर आज मोमेंटम फास्ट भी नहीं है, वीक भी है, और ये 22,200 के ऊपर भी नहीं टिका पा रहा है। अच्छी बात यह है कि 22,200 इसने अभी तक टेस्ट ही नहीं किया, माफ़ कीजिए 22,000 इसने टेस्ट ही नहीं किया। इसमें क्या करना चाहिए? ये बैंक निफ्टी पे अवॉइड का ठप्पा लगाइए। निफ्टी के बारे में भी सर आपको बताएंगे। देखिए डिम्पी जी, निफ्टी अपने डेली सपोर्ट 2 पे है, और डेली चार्ट पे देखें तो 22,117 ये एक मेजर सपोर्ट है, तो हम सपोर्ट जोन के अंदर है। अगेन यहाँ भी 15 मिनट पे डिप्स अगर मिलती है 22,117 के अराउंड,
तो रिजेक्शन कैंडल पे बाई कर सकते हैं, वापस से डे हाई 22,200 तक के टारगेट मिल सकते हैं। लेकिन आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और बैंक निफ्टी में मेजर वेटेज है निफ्टी में, तो अगर बैंक निफ्टी नहीं चला तो निफ्टी का भी चलना मुश्किल है। तो मैं एविडेंस ढूंढूंगा 22,117 के अराउंड, अगर वहां पे रिजेक्शन बनता है तो मैं जरूर बाई करूंगा। तो कंडीशनल बाई है कि 22,117 के अराउंड सपोर्ट और बुलिश कैंडल मिलती है तो 22,200 तक के लिए बाई कर सकते हैं। ओके ठीक है, तो कुछ कंडीशंस के साथ हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं निफ्टी को, लेकिन अदरवाइज अगर सर इसको अगर हम छोड़ना ही चाहें तो छोड़ दें क्या, फिर इसको भी अवॉइड की कैटेगरी में डाल दें, क्योंकि कल की छुट्टी है, क्यों छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट करें फिर। बिल्कुल अवॉइड की कैटेगरी में डाल देना चाहिए। ठीक है, वैसे हमने आपके लिए लेवल्स लिख दिए हैं कि 22,200 तक जा सकता है और 22,117 तक के लो हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे कि 220 और 17 में पॉइंट कितने हैं। मैं स्टॉप लॉस और टारगेट भी डाल दूंगा तो भी कितने पॉइंट, 80 पॉइंट, और 80 पॉइंट के मिडल में भी कितने पॉइंट कमाए जाएंगे। तो इसलिए चाहें तो आप इसका सौदा एज इट इज कर लीजिएगा, नहीं तो हम इसको भी अवॉइड की कैटेगरी में डाल देते हैं। तो दोनों के दोनों हमारी तरफ से अवॉइड की कैटेगरी में है। अगर आपको छोटा मोटा ट्रेड लेना है तो निफ्टी के अंदर एक पुल बैक ट्रेड के तौर पर सिर्फ देखा जा सकता है, हालांकि मेरा कन्विक्शन अभी भी उतना हाई नहीं है। अब आ जाए जरा स्टॉक्स के पास, इंडाइसिस को थोड़ा आराम करने देते हैं, और मेरे को लगता है कि रेंज में पहले जब तक ब्रेकआउट ना हो, जैसे 47,300 और उसका 22,000, तब तक कोई बड़े एक्सपेरिमेंट ना करे, छोटा छोटा एक्सपेरिमेंट करते रहे, वो एक अलग बात है। आगे बढ़े, अब आ जाते हैं जरा शेयर्स की तरफ। ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स जरा स्क्रीन पे लेके आइए। तो आज के जो स्टॉक्स हमने निकाले हैं जहाँ पर आज ताज़ा खरीदारी होती हुई दिख रही है, उनमें शेयर्स में है ICICI लोम्बार्ड 10% ऊपर, एस्कॉर्ट्स कबोटा। हमने शेयर ऐसा नहीं कि हमको मिल नहीं रहे थे, हम एक्साइड भी तो ढूंढ के ला सकते थे, 8% ऊपर है। हम कोशिश करते हैं ऐसे शेयर्स ढूंढ के लाएं जहाँ पर अभी प्राइस एक्शन ना आया हो, वॉल्यूम एक्शन हो, स्ट्रक्चर ठीक हो रहा हो, रिवर्सल आ रहा हो। ये बहुत लंबी लिस्ट होती है, उसमें से छांट छूट के लेके आते हैं। नहीं तो एक्साइड बताना तो दुनिया का सबसे आसान काम है, सबसे बड़ा टॉप गेनर उठा के ले चल रहा है, लेकिन फिर भी छांट के लेके आ रहे हैं शेयर आपके लिए, थोड़ा इसका फ़ायदा उठाइएगा, ये भी चल सकते हैं। ICICI लोम्बार्ड और एस्कॉर्ट्स कबोटा, अंशुल जी जरा चेक कीजिए आप। में फ्रेश ब्रेकआउट दिख रहा है, वीकली चार्ट पे एक फॉलिंग चैनल था जहां से ब्रेकआउट लिया है स्टॉक ने 2940, और यहीं पे वापस करंट वीक में रीटेस्ट करके ऊपर चल रहा है। तो यहाँ पे फ्रेश बाइंग की जा सकती है 3048 के आसपास। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 3010 का, और टारगेट ऑन दी अपसाइड 3100 का मिलेगा। प्रोबेबली इसमें 3 से 4 सेशन लगेगा, बट स्टॉक में जबरदस्त तेजी है और फ्रेश ब्रेकआउट ले, ये एकदम नेसेंट स्टेज पे है अपमूव के, तो करंट मार्केट प्राइस से इसको बाय करके चलना चाहिए। दूसरा ICICI लोम्बार्ड, इसको अवॉइड करके चलना चाहिए। मंथली चार्ट में प्रीवियस मंथ में भी इनसाइड बार है और करंट मंथ में भी अभी इनसाइड बार है। कंसोलिडेशन फेज में फंसा हुआ है, थोड़ा सा इसमें फ्रेश ब्रेकआउट मिलेगा, उसके बाद मोमेंटम आएगा। ब्रेकआउट पॉइंट भी थोड़ा सा ऊपर है 1740 के आसपास, तो और समय लगेगा स्टॉक को कंसोलिडेट करके मोमेंटम बनाने में, तो मैं इसको अवॉइड की कैटेगरी में डालूंगा। ठीक है, तो एस्कॉर्ट्स के ही सिर्फ हम बाय कर रहे हैं, और दूसरा शेयर हमने यहाँ पे छोड़ दिया ICICI लोम्बार्ड, इसको फिलहाल किसी तरह का कोई ट्रेड नहीं। मैं फिर से बोलूँगा, सेलेक्टिव रहिए, बढ़िया शेयर ढूंढिए। ये रिपोर्ट कार्ड अपने आप में बताने के लिए सफिशेंट होता है, फिर भी आपके पास रिकॉर्डिंग है, अगर आपको किसी भी चीज़ में आपत्ति है तो हमको बता भी सकते हैं। सर हम जरा टारगेट और स्टॉप लॉस बोल रहे हैं, आप चेक भी कर लीजिएगा, कहीं कोई गलती हो तो जरा फिर बता दीजिएगा, गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए। हाँ सर, टारगेट आपने बोला है 3100 का, स्टॉप लॉस आपने बोला है 310 का, सर यही रखें तो 30-35 रुपये का, 25 रुपये तक का नुकसान बनेगा, 30-35 रुपये तक का सॉरी, और बढ़िया रिटर्न मिल जाएगा, रेशो 1:2 हो जाएगी। एस्कॉर्ट्स का बोटा बाय लिस्ट में आपने डाला है। अंशुल जी ठीक है ना टारगेट स्टॉप लॉस? जी बिल्कुल ठीक है डिम्पी जी। ठीक है, डन। तो दो में से एक शेयर लेके आए हैं, ICICI लोम्बार्ड को गिरा दिया, एस्कॉर्ट्स को प्लस कर दिया। तो अभी तक हमारी चर्चा के अंदर ना ही निफ्टी प्लस करने की रिकमेंडेशन आई, ना ही बैंक निफ्टी प्लस करने की रिकमेंडेशन आई, ना ही ICICI लोम्बार्ड को प्लस करने की रिकमेंडेशन आई। इकलौता शेयर जिसको प्लस करने की रिकमेंडेशन मिली है वो है एस्कॉर्ट्स को बोटा अभी तक। अब आते जरा शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर आपके सामने और रखते हैं, जरा उसको भी नोटिस कीजिएगा। सर एक है लॉरस लैब और दूसरा शेयर है सर IEX। इन दोनों शेयर्स को और चेक कर लीजिए, इन दोनों में कोई ट्रेड है तो बताइए सर, IEX और लॉरस लैब।
देखिए डिम्पी जी, लॉरस लैब में लास्ट वीक में एक रिजेक्शन कैंडल की फॉर्मेशन थी और ये बिल्कुल ब्रेकआउट पॉइंट के पास रिजेक्शन कैंडल था 443। तो करंट वीक में वापस से पुल बैक ले रहा है, कल की सेल ऑफ को निगेट करने की कोशिश कर रहा है, बट इसमें मोमेंटम बनेगा 443 के ऊपर और जो शॉर्ट कवरिंग इंटेंसिफाई होगी वो 443 के ऊपर होगी। तो अगर यहाँ बाई करना भी है तो कंडीशनल बाई रहेगा 443 के ब्रेकआउट के बाद। करंट मार्केट प्राइस पे मैं अवॉइड करूंगा, 443 का अलर्ट लगाऊंगा, उसके ऊपर निकलता है तो मैं 435 के स्टॉप लॉस से इसको बाय करूंगा। ऊपर में 475 तक के टारगेट मिल सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू 443 के ऊपर निकले। दूसरा स्टॉक था आईईएक्स। आईईएक्स में अवॉइड करना चाहूंगा, 2 हफ्ते की कंटिन्यूअस रैली है और अभी इनसाइड बार है, तो कंटिन्यूएशन मूव के बाद कंसोलिडेशन है। प्रोबेबली एक वीक और कंसोलिडेट कर सकता है, उसके बाद इसमें तेजी बनेगी। तो करंट वीक के लिए तो एटलीस्ट मैं अवॉइड की कैटेगरी में डालूंगा इसको। फिलहाल इसको आप अवॉइड की कैटेगरी में डाल रहे हैं, और लेकिन आपने दूसरा शेयर जो हमको बताया है उसके अंदर आप ये कह रहे हैं कि हाँ थोड़ी बहुत पोजीशंस ली जा सकती हैं लॉरस लैब के अंदर। एक बार ज़रा दिखा दीजिए 443, बाकायदा हमारे प्रोड्यूसर साहब इंटेलिजेंट है और लिख भी दिया है उन्होंने कि 443 के ऊपर ही बाय करना, तब आपको 475 का टारगेट मिलेगा, तब आपके पास 435 का स्टॉप लॉस है। तो ये स्टॉप लॉस टारगेट तभी वैलिड होगा जब ये 443 के ऊपर आएगा और आप इसका फ़ायदा उठाइएगा। 2 शेयर अब तक हम डिस्कस करके निकाल चुके हैं इसकी पूरी डिस्कशन में से। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमारा मंथन होता है, हम अपनी तरफ से 8 शेयर सर के सामने रखते हैं, फिर उनकी ट्रेडिंग कॉल्स होती है। हमारा ऐसा मानना है कि इसमें से 3 या 4 शेयर ही निकल के आते हैं कायदे के, जिसको आप अच्छे से ट्रेड ले तो आपको बेनिफिट मिलता है। रिपोर्ट कार्ड आपके सामने ही है, ठीक। तो आपने एक चुना अभी तक एस्कॉर्ट्स, एक चुना है आपने लॉरस लैब, वो भी कंडीशन के साथ। अभी तक 2 ही शेयर हैं। आईएक्स को हमने अवॉइड डाल दिया, आईसीआईसीआई से लोम्बार्ड को हमने अवॉइड की कैटेगरी में डाल दिया। यहाँ पर आके हमारा तेज़ी का सेगमेंट ख़त्म हो रहा है। हमने 4 शेयर पता किए, 2 पास हो गया, 2 गिर गए, इंडेक्सेस कुछ भी ट्रेड नहीं मिला, छोड़ देते हैं। अब हम चलते हैं आगे, मंदी वाले सेगमेंट को करेंगे शुरुआत। तो पहले जरा मंदी वाले शेयर स्क्रीन पे लेके आइए, ताज़ा बिकवाली वाले। जो ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स हैं उसकी कैटेगरी में हमने एक तो आईटी का कंपनी को डाला है, एलटीआई माइंडट्री, ठीक जी। एक तो इसका नंबर ठीक नहीं आए हैं, एलटीआई माइंडट्री। इससे पहले टीसीएस तो आया था, लेकिन टीसीएस ने कुछ खास दम नहीं रखा पाया। दूसरा है सिंजिन, ये शेयर बढ़िया चला लेकिन फिर से टूट गया। सर दोनों शेयर्स को चेक कर लो, सिंजिन को और एलटीआई माइंडट्री को। बिम्बी जी, एलटीआई माइंडट्री में ट्रेड करना नहीं पसंद करूंगा, और एटलीस्ट ऑन द शॉर्ट साइड तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आप देखें पिछले 16 हफ्ते में से केवल 2 हफ्ते ऐसा रहा है जहां पे थोड़ा सा बाउंस बैक आया है, माइनर 2-3% का, और कंटिन्यूअस डाउन मूव रहा है। तो 6400 से स्टॉक 4600-4700 रुपये आ चुका है। इतनी डाउनफॉल के बाद फ्रेश शॉर्ट्स करना बहुत वाइबल नहीं होता है। अगर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होना स्टार्ट हुई तो स्टॉक में 5000 तक का पुल बैक आ सकता है। तो मैं इस स्टॉक को अवॉइड करके चलूंगा। और आईटी में मेरे को अब यहाँ से बहुत ज्यादा वीकनेस नहीं लग रही है, जो इमीडिएट वीकनेस थी वो ऑलमोस्ट अपने फैग एंड पे है, तो अवॉइड करूंगा इसको। दूसरा सिंजिन आपने डिस्कस किया, सिंजिन में एक बॉक्स काइंड ऑफ पैटर्न बना हुआ है, जिसका अपर एंड था 769 पे, और लास्ट वीक में उसी लेवल को टेस्ट करके स्टॉक नीचे आ रहा है। तो इसको जरूर एक बार के लिए शॉर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट नीचे में 699 698 की जोन में है, तो 698 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट कर सकते हैं, बट स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ऊपर में 720 721 का, तो रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करेगा। एग्रेसिव प्लेयर है और रिस्क रिवॉर्ड की चिंता नहीं करते हैं तो कर सकते हैं 698 के लिए, बट चूंकि रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं कर रहा है तो मैं अवॉइड की लिस्ट में डालूंगा विद अ व्यू 698। ठीक है, डन सर। इसको भी अवॉइड की कैटेगरी में डाल रहे हैं। तो नो ट्रेड, ना ही एलटीआई माइंडट्री के अंदर, ना ही सिंजिन के अंदर किसी भी तरह का कोई सौदा नहीं है। हम फिर से एक बार रिपीट कर दें, जहाँ जहाँ भी ट्रेड हमने आपके सामने रखे हैं उन सब के स्टॉप लॉसेस टारगेट आपके पास आ जाएंगे। निफ्टी अवॉइड है, बैंक निफ्टी अवॉइड है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड अवॉइड है। इसके अलावा जो पास होके आया वो है एस्कॉर्ट्स, इकलौता शेयर अभी तक जो पहली बार में हमको दिखा वो एस्कॉर्ट्स है, सर ने उसको पास कर दिया। फिर एक दूसरा शेयर निकल के आया, उस शेयर का नाम है आईएक्स को, अच्छा हमने ड्रॉप कर दिया था। फिर हमने एक लॉरस लैब को पास किया, बट उसमें कंडीशन डाली है 443 वाली, आप वो भी देखिएगा।
नहीं समझ में आए तो कृपा करके छोड़ सकते हैं कृपानाथ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत किसी भी शेयर के अंदर नहीं है। ठीक जी, तो ये मोटा मोटी हमने आपके सामने व्यू पॉइंट्स रख दिए। निफ्टी के अंदर है और करीब 311 पॉइंट की गिरावट के साथ इस समय बैंक निफ्टी कामकाज कर रहा है। अभी तक हमारे पास शेयर की सूची में सिर्फ 2 ही शेयर निकल के आए हैं, फर्स्ट इज़ एस्कॉर्ट्स एंड सेकंड इज़ लॉरस लैब। बस इसके अलावा कोई शेयर अब तक हमको मिला नहीं। हमारी डिस्कशन में करीब करीब 18 मिनट खर्च हो चुके हैं, लेकिन कोई स्टॉक नहीं निकल के आ रहा। ये खूबसूरती भी है, ये अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। खैर, इस बीच आप कुछ इंपॉर्टेंट बैंड्स नीचे देख पा रहे हैं जो के एम बिरला साहब बोल रहे हैं उसके रिगार्डिंग। आप ये सारे नीचे बैंड्स इंपॉर्टेंट होंगे, आप उस पर ध्यान देते जाइएगा। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे सब नीचे आपको टिकर की टीम उसको फ्लैश करती जाएगी। अनवाइंडिंग के शेयर्स 2 लेके आते हैं, आपके स्क्रीन पर ज़रा लेके आइए। एक है एक बैंक का स्टॉक है, मिड कैप बैंक है, वो है एयू बैंक, और दूसरा है मेट्रोपॉलिसिस। इन दोनों में कोई ट्रेड बनता है तो सर बताइए, दोनों में अनवाइंडिंग है सर। देखिए, एयू बैंक में वीकली चार्ट पे देखें तो एक स्ट्रांग रिवर्सल था 1 अप्रैल वाले वीक में। उसके बाद एक नैरो बार थी और करंट वीक में थोड़ा सा रिट्रेस कर रहा है, तो ये मोस्ट लाइकली 599 तक रिट्रेस करेगा। ये रिट्रेसमेंट बाई ऑन डिप वाली रिट्रेसमेंट है, तो 599 के अराउंड जब सपोर्ट लेगा वहां से फ्रेश बाइंग करनी चाहिए। एक गैप छूटा हुआ है 670 से 690 के बीच में, ये उस गैप को फिल करने जाएगा। तो यहाँ पे किसी तरह का ट्रेड नहीं है। 599 के राउंड अगर सपोर्ट लेके रिजेक्शन कैंडल बनाता है तो फिर 670 695 के लिए बाई बनेगा। दूसरा, मेट्रोपोलिस में अगर देखें तो यहाँ पे भी वीकली चार्ट पे एक इनसाइड बार बना के लास्ट वीक में ब्रेकआउट दिया था, लेकिन स्विंग हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं आई थी। तो ये उस वीक लॉन्ग्स को एलिमिनेट कर रहा है और थोड़ा सा नीचे सपोर्ट 1720 के आसपास है, वहां तक रिट्रेस करके वहां से फ्रेश बाइंग इमर्ज होती हुई दिखेगी। 1800 रुपए का पहला टारगेट रहेगा और उसके ऊपर निकलते हैं तो हम 1930 1935 तक जाएंगे। तो थोड़ा सा डिप अगर मिल जाता है 1720 1710 की रेंज में, तो वहां पे फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि ये जो रिट्रेसमेंट है ये बाई ऑन डिप्स वाली है। अगेन ये स्टॉक नया हाई बनाता हुआ दिखेगा। ठीक है, मेट्रोपॉलिसिस का शेयर का चुनाव हो गया। देखिए, हम पूछने गए थे अनवाइंडिंग का शेयर, यानी इसमें और गिरावट आ सकती है नहीं आ सकती। सर ने कहा नहीं, ऑलरेडी तो बॉटम पे ही है, इसमें तो उल्टा प्लस करना चाहिए। तो 1710 का टारगेट, स्टॉप लॉस लगा के माफ़ कीजिए, आप 1800 और 1935 तक के भी टारगेट लगा सकते हो मेट्रोपॉलिसिस के अंदर। तो इसकी गिरावट रुकी है। इससे लेसन क्या मिला? इससे लेसन ये मिलता है कि कई बार हम शेयर्स के डाटा को ऐसा देख रहे होते हैं कि इसमें तो अनवाइंडिंग का प्रेशर है, ये कहाँ ऊपर आएगा, लेकिन वो उस समय अनवाइंडिंग पे अपने बॉटम पे भी खड़ा होता है। तो डेरिवेटिव और एफ&ओ का जिसको भी अच्छे से समझ है वो डेडली कॉम्बिनेशन देखता है मार्केट का, और उसमें बहुत ही बढ़िया बढ़िया ट्रेड मिल जाती है। मेट्रोपॉलिसिस उसमें से एक हो सकता है आज की गिरावट ही अंतिम गिरावट हो इसके अंदर, उसका फिर से तेज़ी आ जाए। तो अब तक 3 शेयर हमारे पास हो चुके हैं, एस्कॉर्ट्स, लॉरस लैब और साथ ही मेट्रोपॉलिसिस का शेयर। इसके अलावा जो है एक शेयर हमने आपके सामने अभी और रखा था, उसके अंदर अभी कोई ट्रेड नहीं है। एयू बैंक के अंदर, एयू बैंक के अंदर किसी तरह का कोई भी ट्रेड नहीं है। सर 2 शेयर मेरे को बड़े पता करने हैं। कई बार हम बोलते हैं ना कि मार्केट की गिरावट में आप अच्छे शेयर पकड़े, अच्छे शेयर मतलब बढ़िया डेरिवेटिव्स के कोई बढ़िया लॉन्ग पोजीशंस पकड़े। कोई ऐसा शेयर आप बता सकते हैं जहां पर हम एसआईपी शुरू करें या अभी खरीदारी कर सकते हैं इसी गिरावट का फ़ायदा उठाते हुए? देखिए डिम्पी जी, मैं दोनों हेवी वेट जो मार्केट के हाईएस्ट मार्केट कैप वाले शेयर हैं, मैं दोनों को कहूंगा कि दोनों में बहुत बुलिश पैटर्न है। रिलायंस आप ही के चैनल पर मैंने मल्टीपल टाइम डिस्कस किया है कि इसमें 82 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट बना था 2500 2520 की रेंज में। वहां से पहली लेग ऑफ रैली 2900 3000 के आसपास तक हुई है। उसके बाद से 8 हफ्ते हो गए कंसोलिडेट करते हुए, पिछले 2 वीक इनसाइड गए हैं। तो रिलायंस में बड़ी तेजी डेवलप होती हुई दिख रही है। ये पूरा जो निफ्टी का करेक्शन है ये कंप्लीट होने के बाद फ्रेश ब्रेकआउट पहले रिलायंस में आएगा और रिलायंस ही वो शेयर होगा जो निफ्टी को नए हाई की तरफ लेके जाएगा। तो रिलायंस में आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर मोमेंटम प्लेयर है तो 2950 का ब्रेकआउट बनेगा, उसके ऊपर इस स्टॉक में 3200 तक की तेजी बनेगी। तो एसआईपी कर रहे हैं तो एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। मोमेंटम प्ले करना है तो 2950 के ऊपर बाई करना चाहिए। दूसरा है एचडीएफसी बैंक। ये भी आप ही के चैनल पे मैंने रिकमेंड किया था, 40 दिन का कप एंड हैंडल पैटर्न बना था, वहां से पहला टारगेट कंप्लीट कर दिया था, गैप क्लोज हो चुका है और वहां से रिट्रेसमेंट आ रहा है। तो इसमें वापस से जो सपोर्ट जोन बनेगी वो बनेगी गैप आउट, जो गैप अप के साथ निकला था जहां से ब्रेकआउट आया था
1480 के अराउंड ये स्टॉक में एक मेजर सपोर्ट है, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये टूटेगा। वहां तक आके सपोर्ट लेके स्टॉक वापस से फ्रेश अपमूव बनाएगा। जो इसका बड़े पैटर्न का जो ऊपर का रेजिस्टेंस है 1700 के ऑड लेवल का, वहां तक पहली लेग ऑफ रैली रहेगी और उसके ब्रेकआउट के बाद ये स्टॉक ऑलमोस्ट 1.5-2 साल के बुल रन में चला जाएगा। तो हम बिल्कुल लोअर एंड के सपोर्ट जोन के या पैटर्न के लोअर एंड पे हैं। यहाँ पे एसआईपी स्टार्ट कर देना काफी अकलमंदी का सौदा होगा। मोमेंटम प्ले करना है तो 1480 के डिप पे कीजिए, वहां पे रिजेक्शन जब बनेगा तो मोमेंटम आना स्टार्ट होगा। ठीक है, एक एसआईपी के हिसाब से हमने ट्रेड रखे हैं। जहाँ पर अंशुल जैन की राय लिखे ना, वहाँ पे लिख दो एसआईपी के लिए सौदा। अंशुल जैन तो हमारे सामने बैठे, 1 मिनट के लिए अंशुल जैन से परमिशन लेके मैं उनका नाम हटवा देता हूँ और वहाँ पे ऊपर लिखवा देता हूँ कि एसआईपी का सौदा। एक एसआईपी का सौदा एचडीएफसी बैंक हो जाएगा। आप इसमें 1480, जब एसआईपी हो गया तो 1480 पे भी मिलता ना, तब भी ले लेना। इसके नीचे जाए तब फिर तब देखेंगे। फिलहाल तो आप इसको एसआईपी मोड से शुरू कर लो। जहाँ पे अंशुल जैन की राय लिखा है वहाँ पे भले आप लिख दो एसआईपी का सौदा। ठीक जी, बिल्कुल ठीक लिखा है। दूसरा शेयर आप इसी में ही रिलायंस डालो, हेडर को कॉपी करो, बाद में दूसरी प्लेट लेके आओ रिलायंस की, जिसमें आप टारगेट लिखो 3200 रुपये तक का। ठीक जी सर। अंशुल सर, उसमें कोई टेंटेटिव कोई नियर बाय का स्टॉप लॉस दे दोगे? जैसे आपने कहा 2950 के ऊपर रिलायंस चलेगा, लेकिन थोड़ा सा नियर का कोई बेस दे दो, स्टॉप लॉस नहीं भले बेस दे दो। देखिए रिलायंस में जो सपोर्ट जोन है, जो पूरा पैटर्न बना है 8 हफ्ते का, ये नीचे में 2830 के नीचे नहीं जा रहा है और 2990 के ऊपर नहीं जा रहा है। तो 2830 एक मेजर सपोर्ट है। इसके नीचे लगता नहीं है कि ये स्टॉक जाएगा, तो डिप्स में 2830 तक आप बाई कर सकते हैं। उतनी भी डिप मेरे को लग नहीं रही है कि आएगी, क्योंकि 2 हफ्ते इसने इनसाइड बार काट दिया है। तो ये और 2 वीक के लो के नीचे फेलियर भी बना है। तो यहाँ से ऐसा लग रहा है कि 1-2 दिन और रुक के स्टॉक चलना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, 2830 और 3200 ये हमारे रेंज हो गया। इसमें भी एसआईपी कर सकते हो। आज हमने 2 सौदे आपको एसआईपी के दिलवाए हैं। मार्केट को पता है जब भी गिरावट आती है लोग कहते हैं अच्छे शेयर खरीदो। भाई अच्छे शेयर हैं कौन से? कौन से वो अच्छे शेयर? तो ये 2 अच्छे शेयर हैं। इन दोनों को लेना कैसे है? एसआईपी से लेना है। कहाँ तक एसआईपी करनी है? स्टॉप लॉस इसके लेवल के साथ लिखा हुआ है। कहाँ तक जा सकते हैं? यहाँ तक जा सकते हैं। तो मोटा मोटी दोनों शेयर्स के आपके 3-4 क्वेश्चंस होंगे, हमने इसके जवाब दे दिए। अंशुल सर, आपके ट्रेडिंग कॉल जरा जल्दी से वो और बता दीजिए। देखिए डिम्पी जी, मैंने नेशनल एल्यूमिनियम कल भी रिकमेंड किया था, मॉर्निंग भी किया था और अभी भी रिकमेंड करूंगा। इसको बाई करके चलना है 184 के रेंज में। 180-50 का अपडेटेड स्टॉप लॉस होगा और टारगेट 192.50 का रहेगा। दूसरा कंडीशनल बाई रहेगा आईओसी में। आईओसी में देखें तो 3 हफ्ते के लो के नीचे फेड लो दिया है और उसके बाद ये स्टॉक चलना स्टार्ट किया है। तो शॉर्ट्स पूरी तरीके से इसमें ट्रैप दिख रहे हैं। डिप्स पे 168 मेजर सपोर्ट है। 75 मिनट या 15 मिनट चार्ट पे देखें तो पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना है, जिसका ब्रेकआउट आएगा 170 रुपये 20 पैसे के ऊपर। तो इसको बाई करना है या तो 168 के आसपास या 170 रुपये 20 पैसे के आसपास। अगर मुझे चुनाव करना होता तो मैं ब्रेकआउट पे करता 170 रुपये 20 पैसे के ऊपर, फिर मैं स्टॉप लॉस लगाता इसमें 166 का। और इमीडिएट प्रीवियस 2 वीक के हाई का जो रेंज है 176, ये मेरा टारगेट होता है। और 176 के ऊपर इसमें बड़ा ब्रेकआउट बनेगा, जहां ये 184 185 तक जाएगा। तो थोड़ा सा 3 से 4 दिन का अगर व्यू है तो आईओसी 170-20 के ऊपर बाई करना चाहिए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज हमने आपसे थोड़े एक्स्ट्रा ऑर्डनरी शेयर्स भी ले लिए। नालको, आईओसी दोनों शेयर बढ़िया चल रहे हैं। कल भी आपकी कॉल थी, हमने जो आपसे पता किया है उसमें एस्कॉर्ट्स गया, लॉरस लैब आया गया हमारे पास एक, और एक शेयर हमारे पास और आया था लास्ट में आपको जो बताया था मेट्रोपोलिस का। तो 3 शेयर हमने पता करवा लिए। 2 शेयर अंशुल जैन ने आपको दे दिए, नालको और आईओसी, और 2 के अंदर हमने एसआईपी आपको शुरू करवा दी है। फर्स्ट एक एचडीएफसी और दूसरा रिलायंस के अंदर। दोनों ही हैवी वेट है, मार्केट को जल्दी जल्दी नीचे जाने नहीं देंगे। अंशुल सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। शॉर्ट टर्म में ही आपने एकदम से हाँ बोल दिया शो के लिए, इसके लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार।